हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की स्टडी कर ली थी। हम लोगों ने बोरॉन के बारे में पढ़ा, बोरॉन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन समझा एंड एल्यूमिनियम का एक कंपाउंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसके बारे में भी स्टडी करके रखा। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहला जो मेंबर होता है वो होता है कार्बन, जिसका सिंबल आप लोग क्या देते हैं C, एंड इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है। गाइस, कार्बन के नीचे एलिमेंट होता है सिलिकॉन, सिंबल हम लोग देते हैं Si, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 14 होता है। देन इसके बाद वाला मेंबर जो होता है इट इज जर्मेनियम, जिसका सिंबल हम लोग देते हैं Ge, एटॉमिक नंबर 32 होता है। गाइस, इसके अलावा नेक्स्ट मेंबर को अगर हम लोग देखें तो वो होता है टीन, दैट इज सिंबल Sn, एटॉमिक नंबर होता है इसका 50। एंड इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आखिरी वाला जो मेंबर हम लोग पढ़ते हैं गाइस वो होता है लीड, जिसका सिंबल हम लोग देते हैं Pb एंड एटॉमिक नंबर हो जाता है 82। इन्हें कैसे याद कर रहा है इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को निमोनिक बताया था। चले शिवजी संग पार्वती, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करके रखा है, यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। गाइस, ये जो मेंबर्स है ग्रुप नंबर 14 हम लोग डिस्कस करते हैं अभी इनके ऑकरेंस के बारे में। ग्रुप नंबर 14 के जो मेंबर्स हैं इसे आप लोग कार्बन फैमिली भी कहते हो। एंड ऑकरेंस की अगर बात करते हैं तो कार्बन के ऑकरेंस को अगर देखा जाए तो कार्बन अपने ऑकरेंस में रैंक के हिसाब से 17th नंबर पे होता है, बराबर है ना, 17th नंबर पे होता है। लेकिन कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्बन आपको प्री स्टेट में भी मिलता है एंड एज वेल एज आपको कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। कार्बन एक बहुत ही वर्साटाइल एलिमेंट है, वर्साटाइल बहुउपयोगी, बहुत काम का। प्री स्टेट में अगर देखा जाए तो ये आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ द कोल, इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेफाइट एंड अगेन इन द फॉर्म ऑफ द डायमंड, ये इस फॉर्म में आप लोगों को मिल जाता है। कंबाइंड स्टेट में अगर देखा जाए तो ये कई सारे कंपाउंड्स के रूप में आपको मिलता है, जिसमें एक कैटेगरी आप लोग कार्बोनेट्स रख सकते हो। कार्बोनेट्स के अलावा बाइकार्बोनेट्स, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स, इसके अलावा अगर देखा जाएगा तो ये आपको ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी मिलता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस रूप में भी आप लोगों को मिल जाता है। गाइस, अगर हम लोग कार्बन के बारे में सोचते हैं तो कार्बन ये ऐसा एलिमेंट है जिसके कंपाउंड्स की स्टडी करने के लिए हम लोगों ने एक सेपरेट ब्रांच ही बना के रख दी है, जिसे आप लोग कहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के प्रति डिवोटेड होता है। गाइस, कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेचुरली कार्बन हमें दो आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है, कार्बन 12 एंड कार्बन 13। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसमें से मोस्ट कॉमन होता है कार्बन 12। गाइस, कार्बन का एक और आइसोटोप होता है जिसे हम लोग कार्बन 14 कहते हैं। एंड ये जो कार्बन 14 होता है इट इज़ रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव होता है। एंड इसका टी हाफ अगर देखते हैं दैट इज़ हाफ लाइफ पीरियड, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, दैट इज़ 5770 ईयर्स। एंड ये जो रेडियो एक्टिव कार्बन है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कार्बन डेटिंग में। नाउ कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है? कार्बन डेटिंग मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग आर्कियोलॉजिकल जो आर्टिकल्स हमें मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल मतलब ज़मीन के अंदर कई सालों पहले गड़े होंगे, बराबर है, उनका एज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। गाइस, कार्बन डेटिंग किस लिए यूज़ होता है? तो एज निकालने के लिए, जो एंशिएंट आर्टिकल्स होते हैं उनका एज निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। गाइस, कार्बन की अगर बात करें तो हमें कार्बन की बहुत सारी स्टडी करनी है, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करते हैं तो गाइस सिलिकॉन ये ऑकरेंस में सेकेंड नंबर पे होता है आफ्टर ऑक्सीजन। एक नंबर पे ऑक्सीजन मिलता है, 2 नंबर पे सिलिकॉन मिलता है, 3 नंबर पे कौन मिलता है? एल्यूमिनियम। ये हम लोगों ने पढ़ा। मैक्सिमम जो सिलिकॉन हमें मिलता है नेचर में, ये मिलता है इन द फॉर्म ऑफ द सिलिका, और
सिलिकेट, सिलिका या फिर सिलिकेट के रूप में ये आप लोगों को मिलता है। गाइस जर्मेनियम के ऑकरेंस की अगर हम लोग बात करें तो जर्मेनियम का जो ऑकरेंस होता है ये ट्रेसेस काफ़ी कम क्वांटिटी में आप लोगों को मिल जाता है। गाइस सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जब ये प्योर स्टेट में होते हैं तो इनका इस्तेमाल किया जाता है एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर पूरा का पूरा जमाना ही सेमीकंडक्टर्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उसमें मैक्सिमम सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। गाइस अगर हम लोग टीन की बात करते हैं तो टीन एक रिएक्टिव मेटल है जो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलता है। फॉर एग्जांपल टीन हमें SnO2 के फॉर्म में मिलता है जिसे हम लोग टीन स्टोन कहते हैं या फिर कैसेटेराइट कहते हैं, इसे कैसेटेराइट कहा जाता है। एंड रही बात लीड की, तो लीड आप लोगों को कंबाइंड स्टेट में मिलता है, कई सारे कंपाउंड्स के फॉर्म में आपको मिलता है, जैसे PbS, इसे हम लोग गैलेना के नाम से जानते हैं गाइस, इट इज़ कॉल्ड एज गैलेना। ये आपको इस साइड इस रूप में मिलता है PbCO3, लीड कार्बोनेट जिसे सेरोसाइट कहा जाता है, इसके आगे चल के नाम मिलेंगे। ये आपको PbSO4 जिसे एंजलेसाइट के रूप में हम लोग कहते हैं, एंजलेसाइट, ये आप लोगों को मिलता है। तो ये हो गया ग्रुप नंबर 14 के मेंबर्स का ऑकरेंस। गाइस अब हम लोग चलते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स के तरफ, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ये बहुत बार रिपीट होता है, आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा है और मैंने आपको ये भी बता के रखा है कि पी ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बिल्कुल रेगुलर होते हैं, जैसा एक्सपेक्टेड होता है वैसा ऑब्जर्व मिलता है। गाइस कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग देखें तो ये आपको मिलता है 2s2 2p2। सिलिकॉन की अगर बात करते हैं तो सिलिकॉन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है नियॉन 3s2 3p2। इसके अलावा जर्मेनियम की अगर आप लोग बात करते हो तो जर्मेनियम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में ऐसा मिलता है, दैट इज़ 4s2 4p2। गाइस लीड पे अगर चलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर हम लोगों ने 50 दिया है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्रिप्टॉन को। किसे यूज़ करते हैं? क्रिप्टॉन को। ये आपको मिलता है 4010 5s2 एंड 5p2 के रूप में। एंड आखिरी वाले मेंबर को अगर देखें दैट इज़ लीड, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है कुछ ऐसे, जेनॉन 4f14 5d10 6s2 एंड 6p2। इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो इससे एक चीज़ हमें पता चल जाती है कि इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ns2 np2, मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे गाइस? 4। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं गाइस, इनके कोवैलेंट रेडियस, दैट इज़ नथिंग बट द एटॉमिक रेडियस। हाँ, कंफ्यूज नहीं होंगे, कोवैलेंट रेडियस या फिर एटॉमिक रेडियस। अब अप्लाई करिए, केमिकल पीरियोडिसिटी का नॉलेज अप्लाई करिए। आप लोगों को कोवैलेंट रेडियस का ट्रेंड क्या मिलता है? सर लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में ट्रैवल करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। डाउनवर्ड का एरो हम लोग जब भी प्लेस करते हैं समझ लेना कि डिक्रीज हो रहा है। एंड डाउन द ग्रुप जब हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ इन द टॉप टू बॉटम, तो सर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो फिर ग्रुप नंबर 14 के ऊपर अप्लाई करिए। सर ग्रुप नंबर 14 के मेंबर्स के ऊपर अगर हम लोगों ने ये कंसेप्ट अप्लाई किया तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ता है, हालांकि रेगुलर इंक्रीज नहीं होती लेकिन फिर भी बढ़ता है। आप लोगों को एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड मिलता है वो ऐसे मिलता है, कार्बन का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, एज कम्पेयर टू जर्मेनियम, एज कम्पेयर टू टीन एंड एज कम्पेयर टू द लीड। यहाँ पर आप लोगों को ज़रा फोकस रखना है, ग्रुप नंबर 13 में ये अदला बदली हुआ था लेकिन ग्रुप नंबर 14 में नहीं होता। इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पर भी होता है लेकिन इनके साइज के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाकी प्रॉपर्टी के ऊपर पड़ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं गाइस, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करते हैं तो
क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? सर, इट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। सर, इतनी बड़ी डेफिनेशन? हाँ, केमिकल पीरियोडिसिटी में ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। एटम को गैसियस स्टेट में लेकर आइए एंड उसमें से मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करिए। उसे निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एक्सप्लेन पहले ही करके रखी है। गाइस, यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, हम लोगों ने जो पढ़ के रखा है वो ये पढ़ के रखा था कि सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज अगर छोटा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बड़ी है। तो सर साइज के हिसाब से अगर हम लोग जाएं तो ट्रेंड तो बिल्कुल सिंपल है, बस लेस देन की जगह पर कौन सा साइन आ जाएगा? ग्रेटर देन का। ऐसा हो सकता है, देखिए कार्बन का साइज सबसे छोटा है इसलिए उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। देन उसके बाद आएगा सिलिकॉन का नंबर, इसके बाद आना चाहिए जर्मेनियम का, इसके बाद टीन का, इसके बाद आना चाहिए पीबी का। लेकिन ये जो ट्रेंड होता है ये ट्रेंड नहीं होता, ये आंसर नहीं होता, याद रखेंगे, एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है ऐसे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देन टीन भी है लेकिन ये ऐसा है। आखिरी में थोड़ी गड़बड़ हो गई, आखिरी में थोड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ पर गड़बड़ क्यों हुई होगी? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आउटर मोस्ट जो रहेगा वो इन सारे मेंबर्स का सेम रहेगा, हाँ, लेकिन लीड के केस में यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन एफ एज वेल एज डी में भी है एंड टीन के केस में सिर्फ डी में है। शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट एफ ऑर्बिटल का बहुत बुरा होता है, देन उसके बाद डी का होता है। तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 6s के इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के प्रति बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं एंड दीज आर नॉट इजीली अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग। एज अ रिजल्ट इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड होना चाहिए वो नहीं है, ये ट्रेंड नहीं आता, याद रखेंगे। यहाँ पर सिर्फ यही अदला बदली करना है आप लोगों को और आपको रेगुलर ट्रेंड क्या मिला कि कार्बन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है एज वेल एज लीड की सबसे कम है। यही ट्रेंड आपको सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंडर भी मिल जाएगा। गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। नाउ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर आप लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है? सर डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होता है। हाँ, यहाँ पर भी डाउन द ग्रुप बिल्कुल डिक्रीज होता है। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर आप लोग देखते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 के आसपास होती है, जबकि लीड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर देखें तो ये 1.9 के आसपास होती है। डिक्रीज तो हो रहा है, हाँ, लेकिन बीच वाले जो मेंबर्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिलिकॉन से ज़्यादा है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1.8 होती है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जर्मेनियम के बराबर होती है 1.8, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टीन के बराबर आ जाती है 1.8 एंड देन आफ्टर ये देखिए, मतलब कार्बन से लेके लीड ऑब्वियसली डिक्रीज तो हुआ, लेकिन जो मिडल वाले एलिमेंट्स हैं, ये मिडल वाले एलिमेंट्स के केस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू क्या रही? कांस्टेंट। क्या सर हमें इन वैल्यूज़ को याद रखना है? नहीं, इन वैल्यूज़ को हमें याद नहीं रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लोग समझते हैं गाइस इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। गाइस ग्रुप नंबर 14 के मेंबर्स का अगर हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलता है? NS2NP4 एंड NS2NP2 मिला। इसका मतलब ये कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 एंड देयरफॉर इसे अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर करेगा एंड हेंस मैक्सिमम इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं ये कोवेलेंट बनते हैं। गाइस जब कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इनके साथ कंबाइन होने की कोशिश करता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकाल भी सकता है। जैसे ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाए तो आप लोगों को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है
एंड अगर यहाँ से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आपको सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। देखिए कैसे, जैसे कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं तो CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, यहाँ पर +4। जर्मेनियम का अगर ऑक्साइड होगा तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, +4, यहाँ पर भी क्या रहेगा, +4। PbO2 में अगर हम लोग देखें तो ये क्या रहेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है गाइस, ये डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये कंपाउंड्स बनाते हैं तो मैक्सिमम टाइम इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, ये इनके कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवैलेंट इन नेचर। अब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देते हैं, राइट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास SNO है या फिर PbO है, तो इनमें इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है ये क्या हो जाता है, +2 हो जाता है। एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है ये इंक्रीज होती है गाइस, ये इंक्रीज होती है। वाई, किसी ने अगर आपको पूछा कि Pb+4 इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू Pb2+, तो इसका रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या रीज़न है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अगर चले जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम इजीली अवेलेबल नहीं होते फॉर द बॉन्डिंग पर्पजेस, इसीलिए आप लोगों को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हुए मिलती है। जैसा हमने कहा कि +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन तो बहुत सारे रूप में आ सकता है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को 0 भी मिल सकता है, माइनस भी मिल सकता है, +1 +2 इस तरीके से भी आप लोगों को मिल सकता है। जैसे कुछ 1-2 कंपाउंड मैं आपके सामने रखता हूँ, C6H12O6, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को 0 मिलता है गाइस। जैसे CH4 को ही देख लीजिए, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलता है, -4। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही कह के रखा है कि कार्बन जो है इट इज़ द मोस्ट वर्साटाइल एलिमेंट ऑफ द केमिस्ट्री, बहुत ही ज़्यादा काम का होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर याद नहीं करनी है गाइस। इसके बाद हम लोग चलते हैं, दैट इज़ रिएक्टिविटी और रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ग्रुप नंबर, यहाँ पर इसे हम लोग नंबरिंग दे या ना दे, चलो मैं नहीं देता, आप लोग समझ सकते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ग्रुप नंबर 14 के जो मेंबर्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देते हैं। एंड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देते हैं तो ये मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जिसे मोनोऑक्साइड कहते हैं, एज वेल एज ये डाइऑक्साइड भी बना लेते हैं गाइस। जिसमें कार्बन के बारे में सोचिए तो कार्बन का ऑक्साइड ये 2 हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका स्ट्रक्चर तो बहुत सीधा सीधा होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कभी एंट्रेंस में अगर पूछता है तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के रखा होगा कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये लीनियर होता है। वाई, क्योंकि कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है। नाउ गाइस एक चीज़ याद रखेंगे, कार्बन का एक और ऑक्साइड होता है, शायद आप लोगों को नहीं पता, उसका फॉर्मूला होता है C3O2, जिसे कार्बन सब ऑक्साइड कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज कार्बन सब ऑक्साइड। एंड कई बार एंट्रेंस एग्जाम में इसके स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करके रख देता हूँ। गाइस इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है, एंड स्ट्रक्चर देखने से आप साबित कर सकते हो कि हाँ सर ये तो लीनियर है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपके टाइम पे क्वेश्चन को चेंज कर दे, आपके टाइम पे क्वेश्चन को चेंज करे तो क्या पूछेगा सर, ये पूछा जा सकता है कि कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताइए। तो सर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, इसके भी 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, इसके भी 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, मतलब क्लियर है कार्बन का यहाँ पर भी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। नाउ ये जो ऑक्साइड्स होते हैं गाइस, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, याद रखेंगे नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर जो होता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स का, ये होता है एसिडिक। ये क्या होता है, एसिडिक। ये आपको पता है, पहले भी पढ़ के रखा है।
एंड मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक टाइप के होते हैं। जैसे किसी ने आपको CO2 के बारे में पूछा, SiO2 के बारे में पूछा, तो डेफिनेटली ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। देन इसके बाद जर्मेनियम ऑक्साइड्स को देखें तो ये भी एसिडिक होता है। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं SnO2 एंड देन PbO2, तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं गाइस, ये समवॉट एम्फोटेरिक होते हैं, ये प्योर बेसिक नहीं होते। अब लीड ऑक्साइड के बारे में एक चीज़ याद रखेंगे, लीड ऑक्साइड ये ऐसा मोनोऑक्साइड, इसे हम लोग कहेंगे, ये जो लीड मोनोऑक्साइड होता है, इस लीड मोनोऑक्साइड के दो रूप होते हैं। जब ये रेड फॉर्म में होता है एंड जब ये येलो फॉर्म में होता है। रेड फॉर्म में जब होता है तो इसे लिथार्ज कहा जाता है, याद रखना है। एंड येलो फॉर्म में जब होता है तो इसे मैसिकॉट कहा जाता है। चेक कर लेते हैं सही है या नहीं है। जी हाँ, रेड फॉर्म में इसे लिथार्ज कहते हैं एंड येलो फॉर्म में इसे मैसिकॉट कहते हैं, याद रखेंगे। एंड लीड का एक और ऑक्साइड होता है गाइस Pb3O4, जिसे रेड लीड कहा जाता है, रेड लीड, या फिर इसी को सिंदूर कहा जाता है एंड इसे सिंदूर कहा जाता है। एंड ये जो रेड लीड होता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द मिक्स्ड ऑक्साइड, ये मिक्स्ड ऑक्साइड होता है गाइस, आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। यहाँ पर ये दो ऑक्साइड के मिक्सचर से बनता है, यहाँ पे ये दो ऑक्साइड्स होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं गाइस, दैट इज रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर गाइस, जो पहला मेंबर है कार्बन, सेकेंड मेंबर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये जो तीन मेंबर्स है, इनकी रिएक्शन अगर हम लोग पानी के साथ करना चाहते हैं तो हमें मिलता है नो रिएक्शन। मतलब क्लियर कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं देते, चाहे कोल्ड वाटर हो या फिर हॉट वाटर हो। गाइस टीन की अगर बात करते हैं तो टीन ये स्टीम के साथ रिएक्शन देता है, स्टीम मतलब हॉट वाटर। एंड स्टीम के साथ जब ये रिएक्शन देता है तो ये बना देता है टीन स्टोन, दैट इज SnO2 टीन ऑक्साइड विद द इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। लीड की अगर हम लोग बात करते हैं गाइस, तो लीड भी पानी के साथ अनरिएक्टेड होता है, नो रिएक्शन। लेकिन आगे जब हम लोग लीड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि पानी में अगर कभी एसिडिक मीडियम डेवलप हो जाए तो ऐसे केस में लीड पानी में डिजोल्व होता है एंड ऐसा लीड फिर बॉडी के लिए टॉक्सिक भी होता है। पहले के ज़माने में लीड के पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता था पानी के सर्कुलेशन के लिए, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन आजकल हम लोग आयरन के ही पाइप्स का ज़्यादातर इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं गाइस, दैट इज रिएक्शन विथ हैलोजन। रिएक्शन विथ हैलोजन्स। नाउ ग्रुप नंबर 14 के जो मेंबर्स हैं ये हैलोजन के साथ रिएक्शन देते हैं। एंड हैलोजन के साथ जब ये रिएक्शन देते हैं तो हमें दो टाइप के हलाइड्स मिलते हैं। एक होता है टेट्रा हलाइड, जिनका जनरल फार्मूला MX4 दे सकते हो। एंड दूसरे जो हलाइड्स होते हैं इसे हम लोग कहते हैं डाई हलाइड्स, जिसे हम लोग MX2 टाइप का बना सकते हैं। गाइस टेट्रा हलाइड्स में अगर हम लोग देखें तो कार्बन ये डायरेक्टली हैलोजन के साथ कंबाइन नहीं होता, ना तो टेट्रा हलाइड ना ही डाइहलाइड्स कार्बन डायरेक्टली बना सकता है। हाँ, लेकिन बाकी के जो मेंबर्स हैं ये डायरेक्टली हैलोजन के साथ रिएक्शन देके डाइहलाइड्स एंड टेट्रा हलाइड्स बना सकते हैं। जैसे कार्बन का हलाइड होता है फॉर एग्जांपल CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे हम लोग कहते हैं। इसका इंडस्ट्री में एक और नाम होता है पायरीन, याद रखना है। एंड ये जो पायरीन होता है इसे हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग को कंट्रोल करने के लिए जो पाउडर्स हम लोग यूज़ करते हैं रेड वाले सिलेंडर में, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। राइट नाउ अगर हम लोग टेट्रा हलाइड्स की बात करते हैं गाइस MX4, तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है डाउन द ग्रुप, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है ये डिक्रीज होती है। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मोस्ट ऑफ द टेट्राहलाइड्स, मैक्सिमम जो टेट्राहलाइड्स होते हैं गाइस, दीज आर कोवेलेंट, एक्सेप्ट फ्लोरा एग्स,
एक्सेप्ट फ्लोराइड्स। क्यों? क्योंकि जो फ्लोराइड्स होते हैं ये फ्लोराइड्स आयोनिक होते हैं गाइस। एक्सेप्ट फ्लोराइड, ये बाकी के क्या होते हैं? कोवैलेंट होते हैं, एंड फ्लोराइड्स हमेशा क्या होते हैं? आयोनिक। गाइस लीड के बारे में आपको याद रखना है कि PbI4 एंड PbI2 ये दो कंपाउंड्स हैं जिसमें से ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, इट डू नॉट एग्जिस्ट, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। तो ये क्वेश्चन बनता है एंट्रेंस के एग्जाम के लिए कि वाई PbI2 ये एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन PbI4 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका रीज़न क्या? देखिए Pb के 4 बॉन्ड बनाने हैं ना, सोचिए जरा 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो पहले 2 बॉन्ड जब बन जाते हैं, तो इसके बाद जो यहाँ से 6s में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। ये वाली लाइन याद रखना, ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसका दूसरा मीनिंग है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने के बाद बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते, इसीलिए PbI4 की अगर आप बात करते हैं तो PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ इनके टेट्राहलाइड्स के ऊपर एंट्रेंस में एक और क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये जो कंपाउंड है डू नॉट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, जबकि बाकी के जो हलाइड्स है टेट्राहलाइड्स इनका हाइड्रोलिसिस होता है। फॉर एग्जांपल SiCl4, इसका जब हाइड्रोलिसिस हम लोग कैरी आउट करके देते हैं विथ वाटर तो साइमल्टेनियसली एक क्लोरीन रिप्लेस होता है। आपके नोट्स में दिखाया है, मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि चारों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा HCl। आपके सामने जो कंपाउंड आया ये कंपाउंड है सिलिसिक एसिड। अब सवाल ये है कि सर इसका हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं हुआ? बराबर है, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, इसका नहीं हुआ। वाई? कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होता? तो इसका रीजन है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। कई जब हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके डी ऑर्बिटल में आते हैं और फिर यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है, लेकिन कार्बन में डी ऑर्बिटल है ही नहीं। तो कार्बन में अगर डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। क्लियर है? बाकी की केस में क्या है कि इनका हाइड्रोलिसिस होता है, इनमें डी ऑर्बिटल भी होता है, इसीलिए कार्बन का मैक्सिमम कोवैलेंस जो होता है वो 4 होता है, लेकिन बाकी मेंबर्स का कोवैलेंस अगर हम लोग देखते हैं ना गाइस तो वो 6 तक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन की अगर बात करें तो सिलिकॉन ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन बना सकता है SiF6 2-। अब यहाँ पर भी एक चीज़ याद रखेंगे, इसके बाजू में अगर आपने ये रखा तो इसके ऊपर एंट्रेंस में क्वेश्चन बनता है कि इन दो में से ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है लेकिन ये नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसके पीछे रीज़न है, फ्लोरीन का साइज़ काफ़ी छोटा है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एकदम ईजीली Si के ऑर्बिटल में रख सकता है, लेकिन क्लोरीन का जो एनायन है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है एंड देयरफॉर ये अपने इलेक्ट्रॉन ईजीली यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकता। याद रखना है, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली टीन भी अपना जो कोवैलेंस है ये 6 तक बढ़ा सकता है गाइस, ये 6 तक बढ़ा सकता है, लेकिन कार्बन नहीं। कार्बन क्यों नहीं बढ़ा सकता? क्योंकि कार्बन की अगर आप बात करते हो तो कार्बन में डी ऑर्बिटल नहीं होता। क्लियर है गाइस ये रिएक्शन? नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं गाइस, दैट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। नाउ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन को हम लोग कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। जी हाँ, हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होती है किसी एलिमेंट की तो आने वाले कंपाउंड को हाइड्राइड्स कहा जाता है। तो ग्रुप नंबर 14 के जो मेंबर्स हैं ये हाइड्राइड्स बना सकते हैं। गाइस कार्बन की अगर हम लोग हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो कार्बन के हाइड्राइड्स बहुत सारे होते हैं। क्या आप लोगों ने ये नाम सुना है? अल्केन्स, इसके अलावा अल्कीन्स एंड इसके अलावा अल्काइंस, ये सारे के सारे हाइड्राइड्स हैं। कैसे? देखिए अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या देते हैं? CnH2n+2। अल्कीन का क्या होता है? CnH2n एंड अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। तो किसी भी एलिमेंट के हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड्स बनते हैं उसे आप लोग हाइड्राइड्स कहते हो।
तो कार्बन बहुत सारे हाइड्राइड्स बनाते हैं। एंड ये जो अल्केन अल्किन्स अल्काइंस है इनकी तो हमें स्पेशल स्टडी करनी ही है जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। गाइस सिलिकॉन के जो हाइड्राइड्स है दैट इज हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन, हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन दीज आर कॉल्ड एज सीलेंस, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, सीलेंस, जिनका जनरल फॉर्मूला SiH2n+2 होता है। इन्हें हम लोग सिलिकॉन अल्केन भी कहते हैं। देखिए एग्जांपल SiH4, इसे आप लोग सिलेन कहते हो, राइट, या फिर इसे हम लोग सिलिकॉन मीथेन कह सकते हैं, सिलिकॉन मीथेन भी कह सकते हैं। Si2H6 अगर ये कंपाउंड है तो हम लोग इसे कहते हैं डाइसिलेन, इट इज कॉल्ड एज डाइसिलेन। इसे आप लोग सिलिकॉन इथेन भी कह सकते हो, सिलिकॉन इथेन। गाइस सिमिलरली अगर आप लोग जर्मेनियम की बात करते हैं तो जर्मेनियम के जो कंपाउंड्स होते हैं उसे जर्मेन्स कहा जाता है, याद रखेंगे कभी अगर पूछ लिया तो। जर्मेन क्या है, तो जर्मेनियम के हाइड्राइड्स है, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन विद द हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइस, दैट इज कॉल्ड एज एनामोलस नेचर, एनामोलस नेचर और यू कैन से बिहेवियर ऑफ कार्बन। गाइस ऐसा हम लोगों ने ग्रुप नंबर 13 में भी स्टडी करके रखा है कि जो पहला मेंबर होता है वो बाकी मेंबर से अलग होता है। ग्रुप नंबर 14 में भी ऐसा ही आ रहा है, कैसा आ रहा है कि कार्बन पहला मेंबर है, ये बाकी मेंबर से अलग होता है। हाँ, इसका रीज़न क्या, तो वही रीज़न हम लोग देंगे। एक तो स्मॉलेस्ट साइज, देखिए 4 रीज़न हम लोगों ने दिए थे फॉर बोरॉन, स्मॉलेस्ट साइज। दूसरा रीज़न क्या दिया था हम लोगों ने, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तीसरा फैक्टर क्या बताया था, तो सर हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये दिया था। एंड चौथा रीज़न क्या दिया था, दैट इज अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये हम लोगों ने इसके रीज़न दिए थे। अब इनके प्रूफ दिखाते हैं गाइस। गाइस कार्बन बाकी सबसे अलग होता है, हाँ हमें पता है। क्यों ऐसा, क्योंकि कार्बन का मैक्सिमम जो कोवैलेंस हम लोगों ने दिया है, ये मैक्सिमम कोवैलेंस क्या है 4, लेकिन जो बाकी के मेंबर्स हैं रेस्ट मेंबर्स, इनका कोवैलेंस कितने तक बढ़ जाता है 6 तक। व्हाई, क्योंकि कार्बन में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, लेकिन बाकी मेंबर्स में डी ऑर्बिटल होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टेंडेंसी है, यही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है गाइस कि कार्बन के केस में आपको पी पाई टाइप का ओवरलैपिंग मिलता है। कार्बन इस टाइप का ओवरलैपिंग कार्बन के साथ भी देता है एंड बाकी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ भी देता है। जैसे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है गाइस, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो ये पी पाई टाइप का ओवरलैपिंग है। बाकी मेंबर्स की बात करते हैं तो बाकी मेंबर्स इस टाइप का ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं गाइस, दैट इज पी पाई डी पाई टाइप का ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग बता सकते हैं कि जिसमें हम लोग ये बता सकते हैं कि कार्बन बाकी सबसे कैसा होता है गाइस, अलग हो सकता है। सिमिलरली गाइस कार्बन की एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एंड उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण ही कार्बन पीरियोडिक टेबल के 117 एलिमेंट से अलग हो जाता है। कैटेनेशन है क्या, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना सकता है उसे हम लोग कहते हैं कैटेनेशन पावर। कार्बन के साथ इस टाइप से कैटेनेशन पावर दिखाता है। अगर हम लोग ग्रुप नंबर 14 में कैटेनेशन के ऑर्डर की बात करते हैं तो कैटेनेशन का ऑर्डर इज फार ग्रेटर देन द सिलिकॉन, देन आफ्टर दैट जर्मेनियम, देन जर्मेनियम के बाद आता है टीन एंड देन लीड तो कैटेनेशन पावर बहुत कम नहीं दिखाता, ना के बराबर दिखाता है। तो आप लोग देखिए कि कैटेनेशन के पावर के कारण कार्बन बाकी सबसे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्लियर। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलना है हमें, दैट इज कॉल्ड एज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन गाइस, एलोट्रोपी का मतलब क्या होता है, एलोट्रोपी का मतलब हम लोगों ने ये समझ के रखा है
कि एग्जिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलता है तो हम लोग उसे एलोट्रोप कहते हैं। एंड कार्बन हमें एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलता है। कार्बन के कई सारे एलोट्रोप है गाइस, जिसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट हम लोग कहते हैं डायमंड। अब क्या सर हमें इनके स्ट्रक्चर वगैरह याद करने हैं? नहीं, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को हमें याद रखना है। देखिए आपके नोट्स में इसका स्ट्रक्चर दिया है, बहुत सारी डायग्राम है, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ा सा काम का, जितना काम का उतना बना दिया। डायमंड के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है गाइस, ये होता है sp3। नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब है तो कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे इस कार्बन को इमेजिन करिए, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड एंड चौथा बॉन्ड। एंड कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, ये बॉन्ड लेंथ हमेशा 154 पिकोमीटर का ही होता है। गाइस कार्बन में जो बॉन्डिंग बनी, ये कैसे बनी? sp3 कार्बन दूसरे sp3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड जो होता है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसे तोड़ना। एंड देयरफॉर डायमंड के बारे में ये कहा जाता है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल ऑन द अर्थ, हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल ऑन द अर्थ। जी हाँ, एंड इसके बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप लोग देखें, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट को अगर आप लोग देखें डायमंड के, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको मिलता है 3930 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी ज़्यादा है। इतना हार्ड होने के कारण डायमंड का इस्तेमाल कटिंग टूल के अंदर किया जाता है, ग्लास को वगैरह कट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसके अलावा गाइस डायमंड इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल स्टोन इन द ज्वेलरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। नेक्स्ट आइसोटोप की तरफ चलते हैं, सॉरी एलोट्रोप की तरफ चलते हैं, तो उसका नाम होता है ग्रेफाइट। इसका नाम होता है गाइस ग्रेफाइट। नाउ ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो उसे हम लोग कहते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड यहाँ पर क्या होता है, ये हेक्सागोनल रिंग के लेयर्स है। देख लीजिए, एक लेयर, दूसरी लेयर, ऐसी तीसरी भी होती है, ऐसे इस तरीके से बढ़ती है। तो ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट विल ऑब्जर्व, इस कार्बन की स्टडी करिए तो ये एक, ये दो, ये तीन कंप्लीट बॉन्ड दिखा रहे हैं। ये 3 कंप्लीट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। एंड ये जो डैश लाइन है ये पाई बॉन्डिंग है। इसका रीज़न ये है कि ग्रेफाइट के केस में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है वो होता है sp2। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है गाइस? sp2 होता है। एंड चौथा जो बॉन्ड है ये पाई टाइप का होता है। एंड देयरफॉर यहाँ पर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अगर आप डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड इज एक्ट एज इंसुलेटर, ये इंसुलेटर का काम करता है। लेकिन ग्रेफाइट की अगर बात करते हैं तो इट एक्ट एज अ कंडक्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं कि जो बैटरीज वगैरह होते हैं उसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट आपने एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में भी कार्बन के इलेक्ट्रोड्स देखे हैं, तो वो इलेक्ट्रोड कौन सा रहा होगा? ग्रेफाइट का रहा होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है? sp2 होता है गाइज। नाउ इसके अलावा, चलो sp2 है इसलिए कंडक्टर बन गया, ये हमें पता है। जब हम लोग इसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, इन लेयर्स के ऊपर जब हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो ये जो लेयर्स है ये स्लाइड हो सकते हैं। एज अ रिजल्ट ये लेयर्स जब स्लाइड हो सकते हैं तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ लुब्रिकेंट। जहाँ पर पाउडर फॉर्म में हमें लुब्रिकेशन कराना है या फिर ऐसी कंडीशन है जहाँ वाटर एंड ऑयल सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट से मुझे 2 पॉइंट्स याद आ रहे हैं, आपको 2 टर्म याद रखने हैं। एक है ऑयल डग, कभी कभी पूछ लिया तो ऑयल डग का मतलब क्या होता है? तो ऑयल डग का मतलब होता है ग्रेफाइट इन ऑयल। ग्रेफाइट इन ऑयल ये लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, आज भी करते हैं। विलेजेस में अगर देखिए बैलगाड़ी के चक्के में जो ब्लैकिश कलर का मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑयल डग, वो ये होता है। एंड एक और होता है, इसे हम लोग कहते हैं एक्वाडग। एक्वाडग, एक्वा मतलब वाटर, तो इसका मीनिंग होता है गाइस ग्रेफाइट इन वाटर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्वाडग कहते हैं। ये 2 एलोट्रॉप्स हैं और भी हमें 1-2 एलोट्रॉप्स को समझना है। नेक्स्ट जो एलोट्रॉप होता है गाइस कार्बन का, इसे हम लोग कहते हैं फुल्लिरिन। इसे हम लोग बकमिंस्टर फुल्लिरिन भी कहते हैं, बकमिंस्टर फुल्लिरिन, या फिर इसे
बक बॉल भी कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज बक बॉल। तो ये फुल्लेरिन क्या है? फुल्लेरिन एक एलोट्रॉप है कार्बन का, राइट। ये हमें कब मिलता है? जब हम लोग किसी इलेक्ट्रिक आर्क को दो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के बीच में लाते हैं। देखिए जैसे ये दो इलेक्ट्रोड है एंड यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक आर्क होगा, तो ऐसे केस में यहाँ से कुछ कार्बन निकलता है एंड फुल्लेरिन बन जाता है। या फिर जब हम लोग कार्बन के ऊपर हाई लेज़र बीम को पास करते हैं तब भी आप लोगों को बकमिंस्टर फुल्लेरिन मिल सकता है। तो बकमिंस्टर फुल्लेरिन की अगर आप बात करते हैं तो ये अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अपीयर होता है, जैसे C60 हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो C32, C84 भी होता है एंड इसमें से मोस्ट कॉमन होता है गाइस C60। C60 में अगर हम लोग देखते हैं, मतलब फुल्लेरिन की बात करते हैं, तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2 एंड देयरफॉर फुल्लेरिन की अगर हम लोग बात करें तो फुल्लेरिन क्या होगा? कंडक्टर। इनफैक्ट जब लो टेम्परेचर आता है तो ये सुपर कंडक्टर का भी काम करता है गाइस। इतना ही नहीं, जब हम लोग इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ मिक्स करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ मिक्स करने के बाद जो कंपाउंड्स आते हैं उन्हें कैटालिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, बट इसका स्ट्रक्चर जो होता है इट इज़ समवॉट लाइक अ सॉकर बॉल। सॉकर मतलब फुटबॉल, एंड फुटबॉल के केस में एक चीज़ याद रखेंगे कि उसके सेंटर में अगर पेंटागन है तो यहाँ से हर जगह से आप लोगों को हेक्सागन मिलेगा। मतलब ये कि पेंटागन एंड हेक्सागन जो है ये बिल्कुल अरेंज रहेंगे। पेंटागन एंड हेक्सागन ये बिल्कुल क्या रहेंगे? अरेंज रहेंगे। ऐसा एक स्ट्रक्चर बन के आ जाता है गाइस अल्टरनेटिव हेक्सागन एज वेल एज पेंटागन के साथ। तो ये कंप्लीट जब होगा तो इन दैट केस आप लोगों के सामने फुटबॉल के समान, ब्लैक एंड वाइट फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल के समान ऐसे रिंग बन के आ जाती है, उसे हम लोग कहते हैं फुल्लेरिन। फुल्लेरिन के केस में भी हमें क्या याद रखना है? उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देन इसके अलावा गाइस कार्बन का एक और एलोट्रॉप होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्राफीन। ग्राफीन ये कार्बन का एक और एलोट्रॉप होता है। अगर हम लोग ग्राफीन के एलोट्रॉप की बात करते हैं तो ग्राफीन आने वाले कुछ सालों में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा टू डेवलप स्मार्ट डिवाइसेस। सर अभी भी तो स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट एसी, स्मार्ट टीवी आ गए। क्या कभी सोचा है कि आप लोग अपने घर के टीवी को ऐसे पेपर के समान रोल करके लेकर जा सकते हो? सोचा तो है लेकिन अभी तक प्रैक्टिकल में आया क्या नहीं। तो इनकी कृपा से आ सकता है, क्योंकि ग्राफीन मतलब एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, शीट होती है कार्बन की, तो वो आने वाले सालों में मिल जाएगा। इसके अलावा एक और फॉर्म में हम लोग इसकी स्टडी कर सकते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स को, दैट इज कार्बन नैनो ट्यूब्स। नैनो टेक्नोलॉजी नाम सुना होगा ना, नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये बेस्ड करता है कार्बन की नैनो ट्यूब्स के ऊपर। ट्यूब्स होते हैं, हॉलो ट्यूब्स होते हैं जिसमें हेक्सागोनल रिंग्स अपने आप जुड़े होते हैं। एंड ये जो कार्बन की नैनो ट्यूब्स होती है ना गाइस, दीज आर रोबस्ट। रोबस्ट मतलब सो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड देयरफॉर ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड यही प्रिंसिपल यूज़ करके नासा के कुछ रिसर्चर्स जो है ये कार्बन नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल करके इन फ्यूचर लाइट एयरक्राफ्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। सोचिए ज़रा, अगर लाइट एयरक्राफ्ट बन के आ जाए तो उसमें लगने वाला फ्यूल भी काफ़ी कम होगा, लाइफ भी काफ़ी अच्छी होगी, एक्सीडेंट्स के प्रमाण भी काफ़ी कम होंगे। अगर होता भी है तो बहुत ज़्यादा किसी पैसेंजर को नुकसान नहीं होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। एंट्रेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समझ के तो रखना ही चाहिए।